कल मेरे ख्याल से हमने एक सवाल किया था जिसमें फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया, फॉरवर्ड को बैकवर्ड के बराबर किया और अपवर्ड को डाउनवर्ड के बराबर किया, या हमने वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0 किया और अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0। खैर जो भी हमने किया था, मैंने कहा जी मैं इक्विलिब्रियम के बाकी सवालों तक कब पहुंचूंगा, जब बेटा जी मैं आपको क्या बोलते हैं सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा दूंगा तब। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने कल कौन से वाली फोर्स को पढ़ा है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जी? वेट को पढ़ा है। और वेट के बारे में तो कोई खास बात हमने नहीं पढ़ी, इट्स जस्ट लाइक mg इसका फार्मूला है, ग्रेविटेशनल ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू हम नॉर्मली कांस्टेंट लेते हैं, 9.81 उसकी वैल्यू है। मैथ्स वाले पेपर में राउंड करके 10 भी कर सकते हैं। खैर जो भी है उसको कांस्टेंट लिया जाता है, तो वेट भी हम सरफेस पर कांस्टेंट ही लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सवाल हमारा एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चला जाए या एक प्लेस से किसी ऐसी प्लेस पे चला जाए कि जहाँ जी की वैल्यू चेंज हो रही हो, तो ऑफ कोर्स वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बहरहाल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्रॉ करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते कैसे हैं, बहुत ऑर्डिनरी लेवल की बात है, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है मैंने वेट के बारे में जो आपको बोलना था बोल दिया है। बाकी आप कहाँ से देख लीजिए, आपको जो मैंने एक नोट शीट दी हुई है ओ लेवल वाली, वहां से आप देख लीजिए। मैं आज के लेक्चर में कहाँ जाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी हमारा आज का, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। कहते जनाब साहब, मैंने आपको आज कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाने की कोशिश करनी है, तो प्लीज हेडिंग दीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स की। हेडिंग दीजिए जनाब साहब किस चीज की जी? कॉन्टैक्ट फोर्स की हेडिंग दीजिए। देखें दो बातें, ऐसे कांटेक्ट फोर्स है क्या चीज? कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कांटेक्ट, तो लिखे हैं इट्स द फोर्स दैट इज डेवलप्ड, इट इज द फोर्स दैट इज डेवलप्ड, इट इज द फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू क्या? The force that is developed due to the contact of two objects together, due to the physical contact of two objects together, due to the physical contact of two objects together. इमरान जरा चेक करेंगे ऊपर ना, वो मेरे ख्याल से कुछ गर्ल्स होंगी कंप्यूटर साइंस वाले, उनको भी बुला लें। It is the force that is developed due to the physical contact of टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। ओके, अब जब भी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होगा, अच्छा वैसे एक बात आपने याद रखनी है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट होगा तो एक वो न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा। कौन सा वाला? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल रिएक्शन फोर्स, या इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but opposite force on object A। ये भी इसके ऊपर इस सिचुएशन पर अप्लाई हो गई होगा। खैर जो मैंने आपको कल एक वो नोट शीट दी हुई है, उसके अगर आप न्यूटन के थर्ड लॉ पे जाएं प्लीज, उसके न्यूटन के थर्ड लॉ में मैंने वैसे भी कुछ केसेस बनाए हुए हैं, लेकिन वहां जो केसेस बने हुए हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे जाएं, आखिरी पेज है, बिल्कुल आखिरी पेज यहाँ पे। अब है वो बिल्कुल ओ लेवल की बात, मैं उसी मतलब वो एग्जांपल्स तो ओ लेवल वाली हैं, मैं पहले वो एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर उनमें से मैंने क्या करना है, फिर मैं उनमें से ए लेवल की एग्जांपल्स को निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे एक बात बताइए, वहां पर आपने क्या सिचुएशन डिस्क्राइब की हुई है? एक काम कर, अपने नॉर्मल नोट्स में वहां लिखें, ना फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अंडरलाइन द वर्ड कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अंडरलाइन द वर्ड कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। उस कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स को जब आप अंडरलाइन कर देंगे ना, तो उसके नीचे लिखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ विल ऑलवेज अप्लाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विल ऑलवेज अप्लाई। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात है, दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन की बात है, दो ऑब्जेक्ट्स के फिजिकल कांटेक्ट की बात है, तो एक बात याद रखिए क्या होगा?
कॉन्टैक्ट फोर्स की बात तो मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी वो क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लाजमी अप्लाई होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विल ऑलवेज अप्लाई। ऐसे है क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अब जरा थर्ड लॉ को अंडरलाइन करिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अंडरलाइन कर लीजिए। खैर मैं इसकी स्टेटमेंट तो भी नहीं लिखवाना चाहता हूं, आपने लिखी हुई है पहले, एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स, या ए ऑन बी, बी ऑन ए, ये सब आपने लिखा हुआ है। हाँ, मैं जो थर्ड लॉ में 3 सिचुएशंस बनी हुई है ना ऑर्डिनरी लेवल वाली, वो आपके सामने रख देता हूं। पहली सिचुएशन क्या बनी हुई है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ड्यूरिंग एनी कॉन्टैक्ट, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, क्या हो रहा है, सपोज करते हैं इनका क्या हो रहा है, दिखाओ। टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग विद ईच अदर, क्या हो रहा है जी, अगर यहां पे 2 ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग विद ईच अदर कर रहे हैं, तो प्लीज एक बात बताइए, क्या इनका कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है ना। इनका कॉन्टैक्ट किधर डेवलप हुआ है, ये है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या हुआ है, इस ए ने उस बी पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई है और उस बी ने इस ए पर भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई। जो इसने उस पे लगाई उसका नाम क्या है, एफ ए बी। जो उसने इस पे लगाई उसका नाम क्या है, एफ बी ए। दोनों आपस में क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन, खैर जो भी है, एफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन जो ये जो फोर्स अब पढ़ाई है कौन सी है, कोई वेट है, ये कोई वेट वाली फोर्स है नहीं, कौन सी फोर्स है, टक्कर मारने वाली फोर्स। टक्कर मारने वाली मतलब कांटेक्ट वाली फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या था, सीधा सीधा मतलब है साहब, 2 ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ओके, हाँ, अगर आप इसका रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं, व्हाट इज दिस, फोर्स exerted by what, by A on B is equal to the negative force exerted by what, by B on A। तो एक तो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी समझ आ रहा है और साथ साथ हमें क्या समझ आ रहा है भाई, वो कॉन्टैक्ट फोर्स की सिचुएशन समझ आ रही है। एक तो मैं इसको कॉन्टैक्ट फोर्स समझता हूं, एक और सिचुएशन भी वहां बनी हुई है। वहां एक और सिचुएशन क्या बनी हुई है, चेक करें प्लीज। उसी थर्ड लॉ के अंदर एक और सिचुएशन क्या थी, वहां ना एक ऑब्जेक्ट है यूं, मतलब एक जमीन पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मुझे प्लीज एक बात बताइए, उसके सेंटर से नीचे ये क्या ड्रॉ हो रहा है जी, दिखाओ जी पेज। उसके सेंटर से बिल्कुल नीचे आपने क्या ड्रॉ किया है, ये तो सर जी उसका वेट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है रेस्टिंग ऑन क्या है, ऑन द रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ इट इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो प्लीज टेल मी नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कौन सी वाली है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, अब क्या आपको नहीं लगता कि टेबल का और क्या नाम है इसका ऑब्जेक्ट का कोई कांटेक्ट हुआ है, कहां, ये कौन सी जगह है, ये उनके कांटेक्ट की जगह है, कौन सी जगह ये, दिस इज द लाइन, मतलब पूरी जगह पे उसका कांटेक्ट हो रहा है। अब इस पूरी कांटेक्ट वाली जगह पर एक फोर्स है नॉर्मल कांटेक्ट, ये क्या है, एक का नाम है नॉर्मल कांटेक्ट और एक का नाम है हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट। ये नॉर्मल कांटेक्ट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल कांटेक्ट? एक लफ्ज होता है नॉर्मल, आई थिंक ये नॉर्मल का लफ्ज आप देखेंगे पड़ा है, टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट तो होता है जो एक दफा टच करता है, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। पढ़ा कभी इसको, नहीं? हाँ यस, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन लगाई थी उसको क्या बोला था, नॉर्मल बोला मैंने उसको। चलो जी ठीक है, मैथ्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो फिजिक्स में
किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन लगाते थे, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते थे? अच्छा, अब अगर मैं कहूं मैं सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा जी? ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है, इस सरफेस के क्या भाई, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक फोर्स है, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको वो बोलते हैं क्या? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। लेकिन आपकी ओ लेवल की शीट पर उसका क्या नाम रखा हुआ है? उसको उन्होंने सीधा सीधा क्या पढ़ा? ओ लेवल वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं? किसका रिएक्शन बोलते हैं? मतलब इसको वेट का रिएक्शन बोलते हैं। किसका बोलते हैं? तो सिंपल सी बात होती है, वेट नीचे है तो उसको किसने बैलेंस किया है? हम कहते हैं जी सर किसी रिएक्शन ने बैलेंस किया है, क्योंकि वहां सीधा सीधा क्या होता है? वहां सीधा सीधा न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, एक को एक्शन बोलते हैं, उसके ऑपोजिट हर चीज को क्या बोल देते हैं? उसका नाम ही रिएक्शन रख दिया उन्होंने। मतलब ये एग्जांपल ओ लेवल की बड़ी जरूरी एग्जांपल होती है। और ओ लेवल में वेट को हम क्या तस्वुर करते हैं कि सर जी वेट को क्या तस्वुर कर लें? वेट उसका एक्शन तस्वुर हो जाएगा और फिर उसको क्या कर लें? अगर आप कहते हैं वेट इज द एक्शन, देन क्या होगा? वेट को बोलते हैं सर जी इफ वेट इज द एक्शन देन दिस इज द रिएक्शन। असल नाम इसका क्या है बच्चों? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स? ऐसा कांटेक्ट फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। क्या है जनाब साहब? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। हाँ, उसका नाम आपने क्या रख दिया है? नाम आपने उसका रिएक्शन रख दिया है, लेकिन मैं समझता हूं उसको क्या कहना चाहिए? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। किसको कहना चाहिए? अ कांटेक्ट इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू क्या? It is perpendicular to the surface. I believe it is the component of the contact force. It is the component of the contact force that is perpendicular to the component of the contact force that is perpendicular to the surface. आप कहेंगे सर क्या कोई ऐसा कंपोनेंट भी है दैट इज पैरेलल टू द सरफेस? तो मैं कहूंगा जी हाँ है, बिल्कुल है। वो कौन सा वाला देखते हैं जी? कौन सा वाला देखते हैं? यहां पर आपने इस सिचुएशन में क्या कर दिया है? इस सिचुएशन में आपने वंस अगेन यहां पे भी एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं, तो वेट और इसका सिंबल क्या दे दें? W, उसका सिंबल क्या दे दें? R। कोई मसला नहीं है मुझे इस बात से। अगर आप यहां पे भी कहते हैं सर जी कोई एक्शन है और कोई रिएक्शन है और दोनों बराबर हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, एक इधर है एक उधर है, खैर जो भी है, किसके पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। एनीवन? नो। एक्शन कौन था? ओ लेवल में ये एक्शन वेट है। रिएक्शन कौन है? असल में वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। हाँ, सिंबल्स देने हैं तो वेट का सिंबल तो W होता है। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का सिंबल क्या है? वैसे होना तो C चाहिए था, लेकिन ओ लेवल में अब R पड़ा हुआ है तो R ही चलेगा। क्या चलेगा भाई? R ही चलेगा। ओ लेवल में इसको रिएक्शन बोलते हैं तो आप भी रिएक्शन ही बोलिए, लेकिन याद रखिए इट्स नॉट जस्ट जनरल रिएक्शन नहीं है ये क्या ये तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का रिएक्शन है। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को भी R बोल दूं है। वैसे कोई भी फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी आप उसको क्या बोलिएगा? R ही बोल दीजिएगा। हमारा स्क्रिप्ट, हमारा सिलेबस उस फोर्स को क्या कहता है? R ही कहता है। किस फोर्स को? जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। किसी को मसला है? मकदार? हाँ, -R नहीं है। एक काम करते हैं, इधर जस्ट मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे भी आप क्या करें, माइनस यहाँ से भी उड़ा दो यार, जस्ट वो फॉरवर्ड बैकवर्ड खुद ही नजर आ रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड नजर आ रहा है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड खुद ही नजर आ रहा है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें जनाब साहब। एक और सिचुएशन भी ओ लेवल में ड्रॉ हुई हुई है, मैं उस सिचुएशन की तरफ भी जाना चाहता हूँ। ओ लेवल की थर्ड सिचुएशन क्या ड्रॉ हुई हुई है? ओ लेवल की थर्ड सिचुएशन में एक क्या चल रहा है? एक टायर है गाड़ी का,
और टायर को कोई भी गाड़ी का इंजन शाफ्ट वाफ्ट या जो भी एक्सल वैक्सल है वो उसके रोटेट होने की वजह से गाड़ी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक टर्निंग सा, मतलब उसके टायर के अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ड्राइंग बनी है ओ लेवल के केस में कि टायर जब घूमता है तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? टायर जब घूम रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर है? ये है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो क्या कर रहा है? भाई लाइन ऊपर जाओ यार, ये लीजिए, ये जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, जब टायर यूं घूमता है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कर रहा है? इस पॉइंट ऑफ है कि नहीं, पहले तो बताएं, टायर का और रोड का कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप हुई हुई है। अब यहां एक कांटेक्ट फोर्स नहीं डेवलप हुई हुई, या दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं। एक कांटेक्ट फोर्स तो वही है जो नीचे की तरफ वेट और ऊपर की तरफ आ, लेकिन जब टायर यूं घूमता है ना तो वो असल में जमीन को क्या करता है? इधर पीछे की तरफ पुश करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? जमीन उसको क्या करती है? जमीन उसको आगे की तरफ पुल या पुश करती है। इस फोर्स को क्या बोलूं? फोर्स exerted by what? Exerted by the what? By the tire on what? On the road. अच्छा, तो फिर इसको क्या बोलूं? इसके नतीजे में ये क्या आएगा? सर एक फोर्स आगे भी आएगी, वो कौन सी है? That is the force exerted by the road on the tire. किसको मसला है इस बात से भाई? वो क्या होता है, अगर एक एक्शन है तो उसका एक्शन फोर्स है तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। अगर टायर घूम रहा था तो घूमते घूमते उसने अगर जमीन को पीछे प्रेस किया है तो जमीन क्या करती है? यही तो सारा कमाल है, इसी को तो चलना, और इसी की वजह से तो चलना पॉसिबल होता है। मतलब मैं टायर की बात ना करूँ, अगर अपने टायरों की बात भी कर लूँ, जो अल्लाह ने हमें कुदरती टायर दिए हुए हैं, उनको भी अगर आप देखें तो आप चलने के लिए क्या करते हैं? आप एक्चुअली पाँव को पीछे प्रेस करते हैं। जब आप पाँव पीछे प्रेस करते हैं तो आप जमीन को पीछे धक्का देते हैं, जमीन आपको, ये एग्जाम्पल आज मैं वैसे ओ लेवल वालों को भी करा रहा था, और वहां एग्जाम्पल समझाते समझाते कौन सी आ गई, अगर सर जी केले के छिलके पे पाँव पड़ा हुआ है तो क्या होगा? है जी, तो क्या होगा? सर जी केले के छिलके पे पाँव है तो वहां पे आप उसको पीछे प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो आपको आगे प्रेस। तो आपने जब उसको पीछे प्रेस किया ना तो टांगे आपकी पीछे की पीछे जाती जाएंगी, मुंह आपका आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, हैं जी, जी बता, आपको लगता है कभी आप केले के छिलके पे फिसली नहीं है? ठीक है, केले के छिलके पे पाँव पड़ जाए और अगर इंसान चलने की कोशिश करे तो बेसिकली वो अपने पाँव को पीछे धक्का देने लगता है, तो जमीन उसको क्या करती है? आगे धक्का नहीं देती। जब जमीन उसको आगे धक्का नहीं देती तो उसके पाँव को आगे की तरफ चलने वाली पुश नहीं मिलती। उसने हालांकि पुश किया होता है किधर, तो फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। सुनो तो ना पुत्र जी, पहले जो लॉ अप्लाई कर रहा हूं उसको खत्म कर लें, फिर आपका भी जवाब सवाल सुन लेंगे। न्यूटन का पहला लॉ कैसे अप्लाई होता है? क्या आपने जब उसको प्रेस किया पीछे की तरफ तो क्या हो रहा है? आप कंटिन्यू टू क्या करेंगे? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन व्हाट? इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो आपकी टांगे ना पीछे की तरफ यूनिफॉर्म मोशन में जाती जाएंगी। तो जब टांगे पीछे की तरफ यूनिफॉर्म मोशन में चली गई तो मुंह आपका आगे की तरफ यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, तो धड़ाम करके आप गिरेंगे तो मजा आएगा। और मजा आए ना आए, न्यूटन का पहला लॉ भी समझ आ जाएगा और तीसरा लॉ भी समझ आ जाएगा। मुझे तो लगता है दूसरा लॉ भी समझ आ जाएगा। है जी, आप आए ना जरा मैदान में, प्रैक्टिकल करा देता हूं मैं। ठीक है, खैर बहरहाल जी, जनाब साहब आप क्या कह रही थी? क्या नहीं करेगा? वो असल में सॉलिड नहीं है ना, सॉलिड नहीं है वो। आप जरा चेक, वो कह रहे थे ना बच्चा कह रहा प्रैक्टिकल करे, उसके ऊपर एक कोई सेमी लिक्विड टाइप कोई है, कुछ ऐसा कोई मटेरियल है जो बस उस हिसाब से तो बेटा पानी पे खड़ी होकर चल सकती हैं आप। क्या 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 सरफेस? क्या मैंने भी पूछा ना, सरफेस टेंशन क्या होती है, तो समझ नहीं आएगी, ना समझा पाओगी तो ना मैं समझा पाऊंगा। तो बस वहां पे ना हम खड़े ही नहीं हो सकते, वहां पे हमें रिएक्शन फोर्स नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। बहरहाल जो मैं समझा रहा हूँ मैं अभी इसी तरफ पुत्र, मैं जो समझा रहा हूँ मैं इधर ही रहूंगा,
पानी के ऊपर भी, फिर आपको कोई सर जी हवा के ऊपर भी रिएक्शन मिलना चाहिए, आप हवा पे खड़ी होकर दिखा दें, हवा पे भी नहीं मिलता रिएक्शन। ये रिएक्शन किधर मिलता है? सॉलिड सरफेस के ऊपर। जब दो सॉलिड्स आपस में कांटेक्ट करते हैं तब प्रॉपर रिएक्शन जो है, एक एक्शन लगाता है और दूसरा रिएक्शन लगाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये तीनों एग्जांपल्स मुझे लगता है बहुत ही ऑर्डिनरी एग्जांपल्स हैं जी। नहीं मिलता मेरे भाई, उसको रिएक्शन नहीं कहते, उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस में और रिएक्शन में बड़ा फर्क है, ठीक है। खैर इतना भी बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। मैं भी ओ लेवल की बात खत्म करूं, फिर मैं आपको ऐसे केसेस पढ़ाऊंगा कि आप याद करेंगे, ठीक है। पुत्र सब्र करेंगे प्लीज, मुझे ओ लेवल की बात खत्म करने दें, इससे मेरी जान छुटने दें। मैं आपको ऐसी जगह फंसाऊंगा आपके पास सवाल ही नहीं होगा, फिर मैं ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। आपको ओ लेवल में बड़े मजे आ रहे हैं सर जी, केले के छिलके के साथ क्या हो गया सर जी, हवा में क्या हो गया सर जी, पानी में क्या हो जाएगा सर जी। ये मेरा टॉपिक नहीं है जी जी। पता नहीं कब पूछा था, क्या छिपकली वाला पूछा था, उसी को पूछना था ना। ईशा तुमने क्या पूछा था छिपकलियों के बारे में? हाँ तो समझाता हूँ, उसको भी समझाता हूँ। छिपकली की केस भी आ जाएगा सर जी, छिपकली भी ले आऊंगा, लाल बेग भी ले आऊंगा, सारे जो कीड़े मकोड़े हैं मैं सारे ले आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी सिर्फ एक मेहरबानी करने दें, मुझे इस ओ लेवल से जान छुड़ाने दें। जो आपके पिछले पेज पे 3 पेजेस लगे हुए हैं, ठीक है, वो तीन एग्जाम्पल्स लगी हुई हैं, उनसे निकलने दें, फिर आगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा जी कोलिजन के दौरान इसने उसको लगाया फोर्स, उसने इसको लगाया, डन हो गया जी। यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ वेट आ गया, ऊपर की तरफ उसका नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर आप यूं रोटेट कर रहे हैं और आपको लगता है जी आपने जमीन को यूं प्रेस किया है, तो फिर जमीन ने आपको यूं करके प्रेस करना है, और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, और डायरेक्शन आपको नजर आ रही है ऑपोजिट ही होगी। इसको आप क्या कह देंगे? इसको आप एक्शन कह देंगे, और इसको आप, और अगर आप गौर करें ना तो ओ लेवल के केस में, ओ लेवल में मैंने इसको क्या बोला हुआ है? इसको मैंने बोला है सर जी एक्शन इज एक्चुअली द फ्रिक्शन एंड रिएक्शन इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स। In this situation friction is the action, जिसका एक रिएक्शन है, कौन सा? ड्राइविंग फोर्स उसका रिएक्शन है। और यहां से ये फीलिंग आती है जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही आप क्या करेंगे? आप ड्राइव करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से ही आप चलेंगे, और ये बिल्कुल सही फीलिंग आती है। फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज नुकसानदेह चीज तो नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से तो बंदा चलता है। हाँ रुकता भी वैसे फ्रिक्शन की वजह से ही है, फ्रिक्शन ना हो तो बंदा फिर रुक भी नहीं सकता। रुकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए और चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। खैर मैं भी तो अभी तो ये चलने वाली बात कर रहा हूं कि अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको जमीन को क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा। जमीन आपको क्या करेगी? आगे की तरफ प्रेस करेगी। और जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे उस डायरेक्शन में जो फोर्स होती है उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, और जिस डायरेक्शन में आप जाते हैं उसके ऑपोजिट जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो आज मैंने ओ लेवल की क्लास में फ्रिक्शन के साथ और ड्राइविंग फोर्स के साथ क्या डेफिनेशन लिखी है? 2 मिनट रुक जाइए। कि ड्राइविंग फोर्स क्या चीज है? इट इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन क्या है? इज अ फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या इसमें किसी को परेशानी है जी? अगर, लेकिन अब मैं ए लेवल की क्लास में आगे क्या कहूंगा? मैं ए लेवल की क्लास में आगे कहूंगा कि सर जी जरा गौर से देखें, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ना कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। इस कांटेक्ट के चक्कर में अगर नीचे वेट है, ऊपर क्या होता? नॉर्मल कांटेक्ट, वो तो आर होता। लेकिन अब मैं नॉर्मल कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आई बिलीव मैं हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स है इसको क्या बोलना चाहिए? इसके लिए एक नया लफ्ज आ गया जी। इधर तो आपने कहा जी ये क्या जनाब, ऊपर की तरफ क्या एंगल कितना था? यहां 90। परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, यहां मैं क्या कहूंगा? आई थिंक जहां कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के बिल्कुल पैरेलल एक फोर्स है, उसको क्या कहा जाना चाहिए? उसको क्या कहते हैं जी? दे कॉल इट फ्रिक्शन। यहां से आगे अगर मैं फ्रिक्शन का टॉपिक निकालूं तो आई बिलीव कि यहाँ इसको अगर आपने फ्रिक्शन बोला है, यहां से आ जाए जी ए लेवल की तरफ। अभी यहां से चलो भाई ओ लेवल का खाता खत्म हो गया है, अब मैं यहां से आगे ए लेवल के खाते की तरफ जाऊंगा। और ए लेवल के खाते में मैं अब यहां से आगे आपको फ्रिक्शन समझाने लगा हूं, फ्रिक्शन समझाने लगा हूं। प्लीज फ्रिक्शन के साथ क्या लिखिए? इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या?
वहां था द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर, अब क्या लिखें? इट इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज पैरेलल टू द सरफेस, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स, बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करें, दैट इज क्या जी? दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। हेलो जी। ओ लेवल वाले बच्चों को ये वर्ड कंपोनेंट ही नहीं समझ आ रहा था। कौन सा वर्ड? कि कांटेक्ट, ये आपका वो टायर आ गया, टायर का ये सेंटर आ गया, ये इधर आ गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब जरा गौर से एक बात पे ध्यान दीजिए कि जब ये टायर यूं घूमेगा, जब ये यूं घूमेगा, गौर से सुनिएगा प्लीज, जब इसने यूं घूमना है तो इस पॉइंट पर यूं करने फोर्स, किसने? इस पॉइंट पर यूं लगानी है फोर्स। हेलो जी। जब वो टायर घूम रहा है तो घूमते घूमते उसका जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट आता है, जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां से जो फोर्स बनती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल तो नहीं, वो सिर्फ वर्टिकल भी नहीं। वो कैसी है? सर जी वो तो एट सम एंगल है, और वो जो एट सम एंगल है वो है एक्चुअल में क्या? एक्शन कांटेक्ट फोर्स। ये कौन सी वाली फोर्स है जी? दिस इज द एक्चुअल क्या जनाब? कांटेक्ट फोर्स। और इस एक्चुअल कांटेक्ट फोर्स का क्या है? इसका भी एक रिएक्शन होगा। खैर बार वाले भी मत बनाइएगा, अभी सिर्फ इतना बना लीजिए। आई थिंक दिस इज व्हाट, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। जी भाई, तो मुझे अगर ए लेवल में ये वाला पेज मैंने आपको ना दिया होता तो बेटा मैं यहां से स्टार्ट करता काम। कहां से स्टार्ट करता जी? ये तो मैंने ओ लेवल आपको दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसको रिव्यू करो, फिर इसको रिव्यू करो, फिर इसको रिव्यू करो। यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट अलग हो गया, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग से पढ़ाना पड़ा, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग से पढ़ाना पड़ा। लेकिन असल में क्या कहानी है? असल में कहानी है एक फोर्स पहले कॉन्टैक्ट पढ़ा लें, उसके बाद उसको रिजॉल्व करें। क्या करना चाहिए था? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं? अब हम ए लेवल में आ गए, हम बच्चों की तरह थोड़ी खेलेंगे। अब ए लेवल क्या कहता है जी? पहले कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाओ, फिर रिजॉल्व करा देना। क्या कर देना? बाद में रिजॉल्व कर लेना। हमने यहाँ रिजॉल्व शेड्यूल की बात ही नहीं की, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात ही नहीं की। यहाँ सीधा सीधा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, उसको आर बोला, हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, उसको फ्रिक्शन बोल दिया। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? बल्कि मुझे लगता है ओ लेवल की क्लास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स वर्ड ही इस्तेमाल नहीं हुआ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वर्ड ही इस्तेमाल नहीं हुआ। इस केस में सीधा सीधा रिएक्शन बोल दिया, इस केस में सीधा सीधा फ्रिक्शन बोल दिया। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? हाँ, बहुत ऑर्डिनरी लेवल था तो ऑर्डिनरी तरीके से बोला है। अब आ गए हैं किधर? अब आ गए हैं एडवांस तरीके से। तो अब मुझे लगता है कि टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है। अब हेडिंग देनी चाहिए हमें क्या? कि सर जी कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे पढ़ाएंगे आप? नहीं जी, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। क्या? टायर था, घूमा, घूमते घूमते मुझे लगता है फीलिंग ये है कि जब ये घूम रहा है तो जब यहाँ इसका कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट से फोर्स ये कैसी लगाता है? एट सम एंगल लगाता है। अब ये मुझे नहीं पता कितना एंगल है, मैं एंगल थोड़ी समझा रहा हूँ, कुछ तो होगा, कुछ है, कुछ एंगल है। अब जब रुकता है कि चलता है, ये तो मैंने कसम से नहीं पढ़ाया। मैं तो सिर्फ एक लम्हा समझा रहा हूँ। कौन सा लम्हा? एक लम्हा है जिसमें टायर घूमा है। अब वो घूमते हुए उसकी स्पीड, उसको क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे था, या वो एक्सेलरेट कर रहा था, या वो डिसेलरेट कर रहा था। ये तो पुत्र बहुत लंबी साइंस है ना, मैं तो अभी इस साइंस में नहीं हूं कि वो टायर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या टायर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, या टायर जो है वो डिसेलरेट कर रहा है। इधर नहीं हूं मैं अभी। मैं अभी आपको बस एक वर्ड समझा रहा हूं कि अगर टायर घूमा है, घूमते घूमते उसका जमीन के साथ इंपैक्ट हुआ है, जमीन के साथ कांटेक्ट हुआ है, तो उस कांटेक्ट में मुझे फीलिंग ये आती है कि कांटेक्ट इस एंगल पर हुआ है। अब वो कितना एंगल है कितना नहीं है पता नहीं कितना है, मैं भी उस एंगल की वैल्यू नहीं समझा सकता। बस इतना समझा सकता हूं कि कांटेक्ट फोर्स किसी एंगल पर है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करें जी। हाँ बिल्कुल होगी। थोड़ी देर सब्र करेंगे तो बहुत कुछ होगा भी। मैं 6 फोर्सेस बनाऊंगा भी यहाँ पर, और ठीक है इतना एक सवाल पूछिए, बल्कि आपका सवाल ठीक है सर, कांटेक्ट फोर्स जो है वो किधर है?
एक काम करता हूं, मैं काम मुकम्मल कर लूं फिर आपसे आपकी तरफ आता हूं। टायर है, टायर मैंने घुमा दिया, टायर जब घुमा दिया तो मैं कहता हूं दिस इज द फोर्स exerted by क्या, this is the force exerted by the, this is the actual force exerted by the tire on the what, इसको कहना चाहिए force exerted by the tire on the road, और इसको कहना चाहिए मुझे क्या, the action। ओके जी, if I say this is the force exerted by the tire on the road, then this is the action. And if this is the action, where is the reaction? Equal in magnitude, opposite वो किधर होगा? हेलो जी, then this is क्या? ये है उसका कौन जी? Force exerted by what? By the road on the tire. What is this? This is the reaction. है ये भी कांटेक्ट है, वो भी कांटेक्ट है जी, लेकिन बस एक कांटेक्ट A on B है, दूसरा कांटेक्ट B on A है, इसको भी कांटेक्ट फोर्स बोलिए, उसको भी कांटेक्ट फोर्स बोलिए, या नाम चेंज हो जाएगा। जैसे ये इधर आए, इसने उसको हिट किया, उसने इसको हिट किया, तो जब इसने उसको हिट किया वो उसका नाम है कांटेक्ट फोर्स, तो उसने इसको हिट किया, उसका नाम क्या होगा? नाम तो उसका भी कांटेक्ट फोर्स ही होगा ना, ठीक है, इसमें किसको मसला तो नहीं है, ठीक। बहरहाल यहां पर आते हैं जनाब साहब, अब मैं जो बात करने लगा वो जरा गौर से सुन लीजिए। अब मैं चाहता हूं जी इसको रिजॉल्व किया जाए। क्या किया जाए जी? इसको रिजॉल्व करें जरा। इसका ना एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर, एक और काम करें, उसको भी रिजॉल्व करें। उसके केस में एक फोर्स है इधर और एक फोर्स है इधर, जी। तो भाई इसमें किसी को मसला है? एनीवन? ओके, प्लीज टेल मी, इस वाली फोर्स को क्या बोलूं? नहीं, अभी नहीं, अभी बोलें इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स। ये वाला एक्शन वाला कांटेक्ट फोर्स है, और ये वाला ये क्या है जी? सर ये कुछ मेरे ख्याल से है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स ही है। ये कांटेक्ट फोर्स का एक्शन है, ये कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन है, तो इसको क्या बोलूंगा जी? इसको मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या? ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो फिर इसको क्या बोलूं? ये क्या है? This is horizontal component of the reaction contact force. Okay. इनमें किसी को प्रॉब्लम? Okay. What is this, भाई? This is vertical component of the action contact force. And what is this? This is the vertical component of the reaction contact force। हेलो जी, तो क्या कहानी हुई है और क्या नहीं हुई है? आई होप यू कैन सी कि क्या फर्क पड़ा है। ओ लेवल वाला बच्चा तो बस एक्शन रिएक्शन लिख के जान ही छुड़ा ली उसने, मतलब, लेकिन ए लेवल में जब वो वही सिचुएशन आई है तो अब हमें वो कह रहा है भाईजान धीरे रुको, समझो, एक एक लफ्ज को फॉलो करो, एक एक लफ्ज को फॉलो किए बगैर आगे मत निकल जाना कहीं, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या किया। एक्चुअल में मैंने कहा टायर था, रोड था, किसी को प्रॉब्लम है? ये क्या है जनाब साहब? ये टायर है, बिल्कुल सर जी। ये क्या है? ये रोड का सरफेस है। टायर घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। जब वो घूम रहा था तो उसका रोड के साथ इधर है कांटेक्ट, एंड आई बिलीव कांटेक्ट फोर्स किधर है? ये है कांटेक्ट फोर्स, और ये था कांटेक्ट फोर्स का क्या? एक्शन। तो इस कांटेक्ट फोर्स का क्या होगा सर जी? एक रिएक्शन होगा। वो किधर होगा? वो इधर होगा। दोनों फोर्सेस का एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल है, तो मैंने पकड़ के रिजॉल्व कर दिया। मैंने कहा इसको भी रिजॉल्व करो, इसको भी रिजॉल्व करो। इसको रिजॉल्व किया, चूंकि इसको एक्शन बोला हुआ था, उसको रिएक्शन बोला हुआ था, तो उसको क्या बोल दिया? क्या बोल दिया जनाब इसको? द व्हाट? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या? ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स। व्हाट इज दिस? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या? ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स। बिल्कुल ऐसे ही इसको क्या बोल दी थी? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ किसका जनाब? रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। कोई प्रॉब्लम है? अब एक सवाल है भाई, आपने तो इनके नाम कुछ और नहीं पढ़े हुए हैं। आप तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स है, अच्छा एक और बात, अगर मैं कहूं कि टायर घूम रहा था और घूमते घूमते वो किधर जा रहा था? टायर की डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? टायर की डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर है, तो आप ओ लेवल के हिसाब से नाम सुनिएगा जरा। अगर टायर आगे जा रहा है, मतलब टायर घूमता घूमता आगे जा रहा है, तो ओ लेवल वाला क्या कहता है? ओ लेवल वाला कहता है यार ये जो ये है ना, ये इसका नाम क्या है? ओ लेवल वाला इसको कहता है जी फ्रिक्शन। क्या कहता है? आई डॉट ई फ्रिक्शन। ए लेवल वाला किसको फ्रिक्शन कह रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स। उसको पूछा ना फ्रिक्शन क्या होती है, वो क्या कहेगा भाईजान एक कांटेक्ट फोर्स होती है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किस वाले का? एक्शन वाली कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? वो फ्रिक्शन होती है। अच्छा ये क्या है? ये जो आगे जा रही है इसको क्या बोलूं? आई डॉट ई ड्राइविंग फोर्स। व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? सर वो जो एक्शन के नतीजे में एक रिएक्शन हुआ है ना, उस कांटेक्ट फोर्स का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स वो क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा फिर ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्शन कांटेक्ट फोर्स। ये जो नीचे की तरफ है ये कौन है? सर ये असल में वेट है, लेकिन लोकेशन थोड़ी गलत है। क्यों गलत? क्यों? वो तो हम रिजॉल्व ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, अदरवाइज जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो किधर है? इसका एप्लीकेशन का पॉइंट तो इधर ही है ना, अप्लाई तो ये उधर की बजाय इधर ही हो रही है। तो ये असल में कौन है? इट इज एक्चुअली द वेट। अच्छा फिर ये क्या है? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। सर इसका असल नाम ही रिएक्शन है। इसका नाम ही क्या है? नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल कांटेक्ट, या जस्ट रिएक्शन ही बोलते हैं। एलो जी, तो पढ़ाया मैंने अभी भी क्या है? वेट ही पढ़ाया है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया है, फिर फ्रिक्शन पढ़ाई है, और लेकिन ओ लेवल का हिसाब किताब उधर इसको भी समझाना मुश्किल होता है। सीधा सीधा हम कहते हैं यार ये वेट है, ये रिएक्शन है, आगे धक्का देंगे तो ड्राइविंग फोर्स है, पीछे फ्रिक्शन होगी। तो मुझे लगता है ओ लेवल की एग्जांपल ये वाली होनी चाहिए सिर्फ, कि नीचे की तरफ क्या आ गया? वेट आ गया, ऊपर क्या आ गई? नॉर्मल कॉन्टैक्ट। अगर यहां से कोई पकड़ के खींचता है तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स, और ये जमीन पर ये जो रगड़ खाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। दैट्स इट। इधर पढ़ा के छोड़ देना चाहिए उसको ये टायर में भी नहीं लेके जाना चाहिए, यूं हो रहा है कि यूं हो रहा है। लेकिन बहरहाल एग्जांपल उनकी किताब में कहीं या पेपर में थी तो मैंने लिखा दी हूँ। किसी को मसला इस बात से? जी हाँ, होना तो उधर ही चाहिए, लेकिन जब हमारा एक प्रॉब्लम है ना, हम जब रिजॉल्व करते हैं तो हमारी कंपोनेंट्स थोड़े ऑफ हो जाते हैं, हालांकि उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, मतलब इस कांटेक्ट फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन किधर है? ये वाला है ना। तो इसके दोनों कंपोनेंट्स का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना। तो मतलब एक कंपोनेंट ये तो दूसरा कंपोनेंट किधर होना चाहिए? होना तो इधर चाहिए था, लेकिन हम क्या करें? हमारा ड्राइंग का तरीका क्या है? हमारी ड्राइंग का तरीका हम वो ट्रायंगल्स ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाँ एक काम करें, एक काम करें सर जी, इधर से ट्रायंगल बना लें। अगर आप उधर से लेवल में ऐसा दिमाग में बिल्ड होता है, ठीक है, जैसे ना वो कहता है जी वेट पहले आ गया, वेट कहते हैं जी वेट एक्शन हो गया, ऊपर वाला रिएक्शन हो गया। तो उनको कहता है सर गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो वो एक्शन हो गया, उसके पीछे फ्रिक्शन रिएक्शन हो गया। नो, ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है? फ्रिक्शन जो है वो एक्शन है
और ड्राइविंग फोर्स उसका रिएक्शन है। ड्राइव किस चक्कर में मिल रही है, आगे की तरफ पुश किस चक्कर में मिल रही है, वो फ्रिक्शन के चक्कर में मिल रही है। तो फ्रिक्शन को आपको एक्शन फोर्स समझना पड़ेगा। ड्राइव करने के लिए जो आगे एक फॉरवर्ड पुश मिल रहा है, वो फॉरवर्ड पुश जो है आई बिलीव उसको क्या करना पड़ेगा, उसे रिएक्शन के तौर पर तस्वर करना पड़ेगा। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक इसका जो द सिंप्लीफाइड वर्जन है वो क्या है, इसमें एक नोट लिखें। द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द अबव सिचुएशन इज एज फॉलोज। The simplified version of the above situation is as follows. This is road, this is tire, and this is the point of contact. This is the center of gravity. Center of gravity से नीचे की तरफ weight, इस point of contact से ऊपर की तरफ R, ठीक है। इससे along the surface पीछे की तरफ friction, यहाँ दरमियान से कहीं आगे की तरफ driving force। खैर ओ लेवल में ऐसी ड्राइंग बनाते हैं, ओ लेवल में ऐसी ही ड्राइंग बनाते हैं। यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी, ऊंचा बोले। कौन? हाँ फायदा तो सवाल में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं तो अभी जस्ट वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सिचुएशंस नहीं एक्सप्लेन कर रहा। मेरा टॉपिक नाम टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि टाइप का पता चल जाए आपको भी कि वेट किसको बोलते हैं, बोलते हैं नहीं, फायदा नुकसान तो नहीं पड़ा रहा। वेट नीचे वाली फोर्स होती है उसको वेट बोलते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको रिएक्शन बोलते हैं। फिर सर जी जो आगे की तरफ पुश मिलती है उसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। जो पीछे की तरफ कुछ अलॉन्ग द सरफेस होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अब फायदा क्या है नुकसान क्या है तो बाद में पता चलेगा जी। हाँ तो बस अब ये तो बहुत ऑर्डिनरी जवाब है ना, उसको सवाल का जवाब मैंने एडवांस लेवल में देना है अगली वर्कशीट देकर। जब मैं वर्कशीट दूंगा तो उसके सवाल का उसको जवाब पता चल जाएगा कि फायदा क्या है। और मैं ये फायदा तो नहीं दूंगा कि हाँ खड़े रहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको जवाब भी नहीं देने वाला ना। ठीक है यार, ये ओ लेवल की स्टेटमेंट्स हैं। ए लेवल का जवाब उसका बड़े मजे का है, सर जी इसके फायदा नुकसान क्या है। इसके बहुत सारे फायदे नुकसान है, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं करना चाहता, वो मैं वर्कशीट में बयान करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, वर्कशीट लंबी चौड़ी तैयार हो रही है, टॉपिक खत्म होगा तो मिल जाएगी जी। क्या होती है? बर्नआउट। अरे वाह जी, बड़े वेले हैं आप हैं। आपके अब्बा जी ने हराम की गाड़ी कमाई हुई है जो आप उसका बर्नआउट मार रहे हैं। नहीं तो आपके टायर मुफ्त आते हैं। अच्छा फिर आगे चलें। चलें, मेरा दिल करता है ऐसे जो ये बर्नआउट कर रहे होते हैं टायरों के साथ, उनको ना गाड़ी से उतार के चपेड़े मार लें। ठीक है कि पुत्र ये जी भाई, खैर बहरहाल उनको पकड़ के ना लितर होने चाहिए। खैर फजूल का टॉपिक है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं जिधर जाना चाहता हूँ मैं उधर ही जाऊँगा, आपके शौकों की तरफ तो नहीं जा सकता कि सर मेरा शौक ये है कि मैं सिविक्स। एक और सिचुएशन लेके आ रहा, इंक्लाइंड सरफेस वाली। ये इंक्लाइंड सरफेस वाली सिचुएशन भी आज कहीं ओ लेवल में डिस्कस हुई है, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं जवाब दे सका। मैं आपको उसका पूरा जवाब देता हूं जरा भी। ये क्या है जी? इंक्लाइंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। मुझे आपने एक बात बतानी, ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां से बिल्कुल नीचे क्या एक्ट कराऊं? वेट एक्ट कराता हूं, ठीक है। किसी को मसला इस बात से, क्योंकि वेट हमेशा किधर एक्ट करते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर जी ये क्या है? ये सरफेस है, क्या जनाब? सरफेस के परपेंडिकुलर क्या एक्ट कराऊं? हाँ, जिसको आप वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल का, सरफेस का और इस ऑब्जेक्ट का ये कांटेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस कांटेक्ट की जगह पर जो परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स है, ये परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं भाई? तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर उसका क्या सीन है? क्या सीन है बच्चों? सर जी उसका नाम रख दें आर। अच्छा, तो क्या हुआ था ओ लेवल में? एक पहले एग्जांपल आई ये वाली, इधर तो मैंने कह दी जी वेट, और वेट का रिएक्शन है। क्या है मतलब? हालांकि नाम असल में क्या था? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। चूंकि वो वेट का रिएक्शन था तो नाम ही क्या पड़ गया? रिएक्शन। अब यहां क्या गेम है?
क्या ये वेट का रिएक्शन है? नहीं, लेकिन नाम अभी भी क्या है? नाम अभी भी रिएक्शन है इसका, ठीक है। हालांकि ये वेट का रिएक्शन, ये है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स है जिसका नाम सी होना चाहिए था। चलो सी नहीं तो एन होना चाहिए था, नॉर्मल का एन, ये कांटेक्ट का सी, या परपेंडिकुलर का पी नाम होना चाहिए था। नाम क्या है जी? ना नाम एन है, ना नाम पी है, ना नाम क्या कहते हैं सी है, क्या नाम क्या है? आर नाम है। क्यों है जी? बस है, क्या करें, नाम का तो, सिंबल का तो किसी को मसला नहीं होता। अच्छा, फिर एक काम करता हूं, मैं ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। ओके, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आपने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं पता नहीं, वो रिजॉल्व किया था ना इसको कहीं, ये क्या है? थीटा। थीटा है तो इसको क्या किया होगा आपने? ये भी थीटा है, तो ये क्या है? हाँ, एक काम है वैसे, ये है W का cos थीटा। ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? हाँ, W cos थीटा शायद R को बैलेंस कर रहा होगा। तो फिर W sin थीटा क्या कर रहा होगा जी बच्चों? ये क्या कर रहा होगा? सर जी, ये ना ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये क्या बिहेव करेगा? एज ड्राइविंग फोर्स। क्या इसको थोड़ी देर क्या कर रहा है जी? ये ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की। अच्छा, अगर इस वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो एक आखिरी बात आ जाएगी, अलोंग द सरफेस, पीछे की तरफ क्या पैदा होगी? फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी। किसी को मसला इस बात से? चूंकि ओ लेवल में हमने एक लफ्ज पढ़ा है कि, अच्छा वैसे बात बताएं, वो तो सीधी सीधी टेबल वाली सिचुएशन है, बच्चा टेबल पे बैठा हुआ है। ये कौन सी सिचुएशन है? बच्चा स्लाइड पे बैठा हुआ है। किधर जी? झूले पे बैठा है तो बैठा रहेगा क्या रोड़ेगा? रोड़ेगा ना भाई। तो ये बच्चा अगर यहाँ पे बैठा हुआ तो क्या करेगा? ये आई बिलीव इसने रोड करके आ जाना है, इसने रोड कर नीचे आ जाना है। दिस इज द व्हाट? डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो मैंने कहा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के मूव करने के चांसेस हैं, उस डायरेक्शन की फोर्स का नाम क्या रखेंगे वो लेवल में? ड्राइविंग फोर्स। और उसकी ऑपोजिट जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे? अगर वो अलोंग द सरफेस है तो, यू सी दिस इज क्या? अलोंग द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं है बच्चों? ये वाली क्या थी? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज पैरेलल कांटेक्ट फोर्स, हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स, अलोंग द सरफेस वाली कांटेक्ट फोर्स। किसी को मसला है इस बात से? हाँ, अब यहां पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है? अगर आप कहेंगे जी वर्टिकली कुछ नहीं हो रहा, तो आई विल से R और W cos थीटा एक दूसरे को क्या करें? बैलेंस। अगर आप कहेंगे सर जी अलोंग द सरफेस एक्सेलरेट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कौन बड़ा है? W sin थीटा, फ्रिक्शन से बड़ा है। और अगर हम कहेंगे नहीं सर, या रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या होगा? सर जी फिर ये W sin थीटा और F आपस में बराबर होंगे। किसी को मसला है इस बात से? जी क्या नहीं होगी? W sin थीटा होगा। अब तो मैं एक्शन रिएक्शन से ही निकल गया हूं, अब तो मैं एक्शन रिएक्शन के फड्डे में पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे नाम लिखवाता हूं, ठीक है। मैंने क्या नाम लिखवाया है? सीधा सीधा नीचे वेट, सीधा सीधा ऊपर आर, सीधा सीधा वेट को रिजॉल्व, वेट के कंपोनेंट्स, नीचे आने की टेंडेंसी, उसके पीछे फ्रिक्शन। अब मैं ना एक्शन में पढ़ता हूं, ना रिएक्शन में पढ़ता हूं, ना कॉन्टैक्ट में पढ़ रहा हूं, ना हॉरिजॉन्टल में पढ़ रहा हूं, ना वर्टिकल में पढ़ रहा हूं। आई बिलीव ओ लेवल की कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में है और ये ए लेवल का इतना दिमाग खराब कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में आ गया है, ठीक है। अब सबसे इन दोनों को मिक्स कैसे करें? सर जी हर सिचुएशन में ना क्या किया करें, पहले वेट देखा करें किधर है, फिर सरफेस के परपेंडिकुलर आर लगा लिया करें, फिर किसी को रिजॉल्व करना हो तो रिजॉल्व कर दिया करें, फिर चेक किया करें ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है और उसके ऑपोजिट क्या कर दिया करें, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस खींच जाया करें। किसी को मसला इस बात से? खैर मैं भी इसके और भी बहुत सारे केसेस कराऊंगा, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर